नमस्कार विद्यार्थियों। तो पिछले कुछ दिनों से कोई नया वीडियो नहीं आया था क्योंकि वक्त नहीं मिल पाया था इसलिए। और अब हम देख रहे हैं कि नीट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, तो इसलिए अब तो पढ़ना कंपलसरी हो ही गया है। तो हम एनसीईआरटी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नोट्स पढ़ना और ये सब करना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो एनसीईआरटी है उनको हम लाइन टू लाइन हर एक बात को अच्छे से समझ लेते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। आप जैसे ही यहाँ से एनसीईआरटी पढ़ेंगे एक बार, तो उसके बाद में आपको एनसीईआरटी के अंदर कोई भी किसी भी तरह का डाउट है वो नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और जो नोट्स है उनके पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि 12th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है। हम पहले भी इसके वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन अब बिल्कुल एकदम अपडेटेड जो एनसीईआरटी है उसके साथ हम एक एक चीज़ों को वापस से उन्हीं को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे इस चैप्टर में, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। तो हमें इस टॉपिक में पढ़ने हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के बाद हम लोग पढ़ेंगे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे और उसके बाद में प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पार्चुरेशन, लैक्टेशन, ये सब पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लास्ट में मिस कर देते हैं समरी को। तो लास्ट में हम लोग समरी भी पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर का क्या सारांश है। और उसके बाद में हम क्वेश्चन और आंसर इस चैप्टर के करेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि पीवाईक्यू किए बिना आप यदि कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता नहीं होता कि किस तरह के क्वेश्चन है वो यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली बात यही है कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, किसी भी चीज़ की तैयारी करो, तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम पिछले 6-7 सालों के पीवाईक्यू हमें करने चाहिए। और हम रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है इसमें पिछले 5-6 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे पीवाईक्यू में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इस चैप्टर की, और उसमें सबसे पहले हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे देखते हैं हम, चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये हाईलाइटर ठीक रहेगा इसका साइज। ओके, सबसे पहले आपको बच्चों ये बताता है कि ह्यूमन आर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, यानी इंसान जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं, गैमेट्स बनाते हैं और उन गैमेट्स को वो क्या करते हैं, फ्यूज करवाएंगे और उसके बाद में नया जो जीव है वो बनेगा। और दूसरी बात है कि जो इंसान होता है वो क्या करता है, अपने बच्चों को जन्म देता है। कई जानवर आपने देखे हैं कि जो अंडे देते हैं उन्हें बोलते हैं ओविपेरस, और जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उसे हम क्या कहेंगे, विविपेरस कहेंगे। अगला स्टेप यहाँ पर बताया हुआ है, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। यानी ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन अपने आप ही हो जाता है। रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले कुछ तैयारियां हैं वो जरूरी होती हैं। अब आपको ये बात पता है कि दो तरह के जीव होते हैं, एक तो होता है मेल और दूसरा क्या होता है, फीमेल। सबसे पहली बात क्या होती है कि चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों के अंदर क्या बनने होते हैं, गैमेट्स बनने होते हैं। तो मेल के अंदर पाए जाते हैं टेस्टिस और फीमेल में क्या होता है, ओवेरी। तो मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवेरी। इनको हम बोलते हैं मेल और फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या फिर हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, गोनेड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, मेल के गोनेड क्या होते हैं, टेस्टिस, और फीमेल के गोनेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओवेरी होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप बताता है कि जो मेल है बच्चों, उस मेल के अंदर क्या होगा, मेल के अंदर सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे। और मेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट बनाने की प्रोसेस, तो उसमें स्पर्म बनते हैं। और फीमेल के अंदर कौन से गैमेट बनेंगे, फीमेल में यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे उन्हें हम लोग कहेंगे ओवम। तो ओवम क्या है, फीमेल गैमेट, और स्पर्म क्या है, मेल गैमेट। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमने उसको पढ़ लिया है यहाँ पे, तो वो क्या है, गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पर बताया गया है कि स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। तो फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल में होता है ओवम और मेल में स्पर्म होता है।
इसके बाद जो अगला प्रोसेस है उसमें बताया गया है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, जिसे हम लोगों ने क्या कहा है, इंसेमिनेशन कहा है। यानी कि मेल में जो गैमेट्स बने हैं उस गैमेट्स को ये जो मेल है उनको कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफर करेगा। और इस घटना को क्या कहा गया है, इसको कहा गया है यहाँ पे इंसेमिनेशन। तो ये यहाँ पर हुआ है इंसेमिनेशन, क्योंकि फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो चल नहीं सकते, वो फीमेल के अंदर ही रहते हैं। तो मेल और फीमेल जो दोनों होते हैं उनके गैमेट्स कैसे मिले, तो मेल अपने गैमेट्स को फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफर करता है, इसे ही हम क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन कहेंगे। अगले स्टेप में हमारे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन। यानी कि अब जो मेल के और फीमेल के जो गैमेट्स है दोनों के, उनका फ्यूजन होगा। फ्यूजन कहाँ पे होगा, फीमेल की बॉडी में होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंसानों के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। कई जानवर ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, पानी के अंदर, बाहर में होता है। जैसे कि मेंढकी होती है, वो अंडे पानी में देती है, और जो मेंढक होता है वो वहां पे उस पर स्पर्म डाल देता है। तो जो अंडे और स्पर्म जो होते हैं वो बाहर तालाब के अंदर ही, पानी के अंदर ही आपस में मिलते हैं, वहीं से फिर उनके लार्वा वगैरह जो भी बनना है वो बनेंगे। लेकिन इंसानों के अंदर ऐसा नहीं होता। इंसान के अंदर जो गैमेट्स है वो कहाँ पर मिलते हैं, वो मिलते हैं फीमेल के बॉडी में। तो इसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू फॉर्मेशन जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या रहता है, अब यहाँ पे इसने हमें बताया है कि मेल और फीमेल दोनों के जो गैमेट्स है वो मिलेंगे, और मिलने से यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस घटना को इसने क्या कहा है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से यहाँ पर क्या बना, फर्टिलाइजेशन से यहाँ पे बनता है जाइगोट। जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम होते हैं 46। स्पर्म में कितने होते हैं, स्पर्म में होते हैं 23, और ओवम में भी होते हैं 23। तो आधे क्रोमोसोम माता के और आधे पिता के, दोनों क्रोमोसोम मिले, और जो जाइगोट बनेगा उसमें दोनों के ही गुण होते हैं, माँ के भी गुण होते हैं और बच्चों के जो पिता है उनके भी गुण होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे जाइगोट कहेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे जाइगोट। आगे क्या कहा गया, दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो विद्यार्थियों अब क्या होगा कि जो 46 क्रोमोसोम वाला जो जाइगोट बना है हमारे पास, ये एक सिंगल सेल होती है। आपसे यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ सिंगल सेल का जो एम्ब्रियो है वो कौन होता है, तो हम कहेंगे जाइगोट होता है। तो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर एक सिंगल सेल से बनती है 2 सेल, 2 से बनती है 4 सेल, 4 से बनती है 8 सेल, और 8 से बनती है 16 सेल। ठीक है, 8 और 16 सेल का जो स्टेज बना है इसे हम लोग क्या कहेंगे, मोरुला। और उसके बाद में आप देखेंगे कि 16 सेल है वो यहाँ पे 32 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और 32 सेल वाली जो स्टेज है वो आगे चल के यहाँ पर क्या बनाता है, वो आगे चल के सेल का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसकी कुछ सेल अंदर की तरफ होती है और कुछ सेल होती है बाहर की ओर, ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसे हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है, ब्लास्टुला होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टुला वो बनता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, यहाँ पर ये एक बात यह कह रहा है कि भैया ब्लास्टो डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे हुआ, एंड इट अटैच टू यूट्राइन वॉल, जिसे हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब ये कहते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट है ना वो क्या करेगा, यूट्राइन वॉल के साथ में अटैच हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल के अंदर यूट्राइन वॉल है, ये यूट्रस है फीमेल का, और इस यूट्रस के अंदर यूटेराइन वॉल है, तो ये है यूटेराइन वॉल। तो अब आपको पता है कि जो फीमेल के अंदर ही ये जो काम चल रहा है, इसमें क्या होगा कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अटैच होगा, किसके साथ अटैच होगा, यूट्राइन वॉल के साथ में ये अटैच होगा। इस तरह से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है इसमें आपको 2 चीज़ें दिख रही है। एक तो दिख रही है सेल की लेयर जो चारों तरफ है इस तरह से, और कुछ सेल होती है अंदर की तरफ। तो जो अंदर की ओर जो सेल होती है उन्हें हम कहते हैं इनर सेल मास। तो हमेशा याद रखना है कि हमेशा जो इम्प्लांटेशन जो होता है वो कहाँ से होता है बताओ, ब्लास्टोसिस्ट में इनर सेल मास जो होता है उस साइड से होता है ना। ब्लास्टोसिस्ट इधर से अटैच नहीं होता, वो इनर सेल मास वाली साइड से क्या होता है, फीमेल की जो यूट्राइन वॉल है उस यूट्रस की वॉल के, यानी माँ की जो बच्चेदानी है उसके अंदर जाकर वो क्या हो जाएगा, वहां पे अटैच हो जाएगा। आगे क्या कहा गया है, अब यहां पर क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, जिसे हम लोग कहते हैं गेस्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी।
तो बच्चों यहां पर जो हुआ है इसे हम लोगों ने क्या कहा है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद में आगे क्या होगा, आगे लगभग 9 महीने तक जो बच्चा है वो माँ के पेट में रहेगा। इस पीरियड को कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। यानी अब यहां पर चलता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और यहां पर ये कितने महीने तक चलता है, ये 9 महीने तक चलता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है 9 महीने तक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो ये जो पीरियड है इसे हम लोग कहेंगे गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो यहां पर चलता है गेस्टेशन पीरियड, यानी जब तक एक माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, उसका पालन पोषण करती है, तब तक उसका गेस्टेशन पीरियड ही चल रहा होता है। आगे क्या कहा गया है, आगे देखते हैं। आगे बताया गया है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या बोला गया यहाँ पे, आफ्टर प्यूबर्टी। ये सब जो चेंज है बच्चों, जो सारे के सारे जो इवेंट्स हैं वो आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि लगभग 18 साल के आसपास मैच्योर हो जाता है सेक्सुअली। लगभग 12-13 साल की उम्र में ये सारे के सारे चेंज आने स्टार्ट होते हैं, गैमेट्स बनना, है ना, ये सब कुछ स्टार्ट होता है। हम पूरी जो चीज़ें हैं उनको आगे पढ़ेंगे। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर देयर आर ए रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूअस इवन इन ओल्ड मैन। इस बात को ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि एक मेल जो होता है उसमें 12-13 साल की उम्र में, यानी कि जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है, स्पर्म बनने शुरू होते हैं। और स्पर्म उसमें कब तक बनते हैं, स्पर्म बनते हैं उसमें जब तक वो मरता है, बूढ़ा होता है ना। तो लड़का जब तक ओल्ड एज तक आएगा तब तक उसमें स्पर्म है वो बनते रहेंगे। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वीमेन अराउंड द एज 50 ईयर। बस इतनी बात आप याद रख लेना, मेन बात तो यही है। एक लड़की के अंदर 12-13 साल की उम्र के अंदर उसमें गैमेट्स बनना स्टार्ट होते हैं, उनमें पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं। और लगभग जब वो 50 साल की होती है तो 50 ईयर की एज में जब वो पहुंचती है तो उसमें जो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर था ये क्या हो जाता है, सीज हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम आगे से आगे पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की हर एक लाइन में एक कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, इस तरह से जो हमने बनाए हैं डायग्राम बना के हर एक चीज को, आपने जो देखा ना डायग्राम, इस तरह से डायग्राम बना के उस चीज को समझना है ताकि वो चीजें याद रहे। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे जो इसके जो प्रिंट है आप डाउनलोड कर सकते हैं ड्राइव पे। इनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, अब मजा आएगा। आगे हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहली बात यहां पर क्या की गई है, सबसे पहली बात की गई है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन मतलब नाभि के जस्ट नीचे का जो रीजन है पूरा का पूरा, है ना, जहां पे पेल्विक गर्डल होती है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विक रीजन। तो मेल का जो पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विक रीजन में होता है। इट इंक्लूडेड ए पेयर ऑफ टेस्टिस। तो लड़कों में क्या होते हैं, एक पेयर तो होते हैं टेस्टिस, अलोंग एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया। इन सब चीजों से मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बना हुआ होता है। यानी एक पेयर टेस्टिस होते हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसके अलावा कुछ डक्ट्स होंगी, कुछ ग्लैंड्स होगी, और जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो बाहर से दिखता है वो होगा। आगे देखते हैं, आगे बताया गया है द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। आप जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं कि टेस्टिस जो होते हैं वो बाहर पाए जाते हैं। कहां से बाहर पाए जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक स्क्रोटम नाम की एक थैली होती है, पाउच होती है, उसमें पाए जाते हैं। और इसका रीजन क्या बताया जाता है, द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। और कितना लो टेम्परेचर, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि जो स्पर्म बनाने के लिए जो जरूरी एंजाइम्स हैं या जरूरी चीजें हैं, जरूरी फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे फैक्टर हाई टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पे काम नहीं कर पाते। उन सभी एंजाइम्स या सारे के सारे जो स्पर्म बनवाने के लिए जरूरी जो फैक्टर हैं वो सारे के सारे काम कितने टेम्परेचर पे करेंगे, बॉडी की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। यानी 37 होता है तो 35 या 34.5 के आसपास जो डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर यहाँ पे होना चाहिए। आगे यहाँ पर क्या कहा गया है, इन अडल्ट
ईच टेस्टिस इज ओवल शेप्ड। जो टेस्टिस होते हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कैसे होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं, अंडे के जैसे होते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया विद ए लेंथ अबाउट 4 से 5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि आप यदि टेस्टिस को देखोगे तो पहली बात तो ये ओवल शेप के होते हैं, देखो एकदम ओवल बना दिया। दूसरी बात कह रहे हैं कि इसका जो साइज है टेस्टिस का, सबसे पहले आप इसकी लेंथ देखो कितनी है, तो इसकी आप लेंथ देखोगे विद्यार्थियों तो वो होगी 4 से लेके 5 सेंटीमीटर। आगे बोला गया है इसकी जो विड्थ है वो कितनी बताई गई है, 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर। यानी जो आपका टेस्टिस है उसकी विड्थ कितनी होती है, 2 से लेके 3 सेंटीमीटर, 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर होती है। आगे क्या बोला गया है यहाँ पे, आगे बोला गया है द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। यानी टेस्टिस के चारों तरफ क्या होता है, कवरिंग होता है, डेंस कवरिंग होता है। तो आगे बोला गया है ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करती है। ये कह रहा है कि आप यदि टेस्टिस को देखोगे ऐसे तो ये टेस्टिस के चारों तरफ आपको क्या मिलेगा, एक डेंस कवरिंग मिलेगा। मतलब इस तरह की एक ज्यादा डेंस टिश्यू से बना हुआ ये कवरिंग है वो यहाँ पर हो गया। इस कवरिंग को क्या नाम देंगे वो हम टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, आगे चलकर हम इसको देखेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे हम पढ़ लेंगे आगे। पर सबसे बाहर एक डेंस कवरिंग है वो आपको क्या करना है, याद रखना है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। अब हम थोड़ा सा इस डायग्राम पे नजर डाल लेते हैं। इस डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मोटे मोटे तौर पे देखें विद्यार्थियों तो हम इसको 2 टाइप में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला है कौन सा, सबसे पहला है ये जिन्हें हम लोग कहेंगे टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है कहाँ होता है, देखो स्क्रोटम के अंदर है, ये स्क्रोटम है, ये जो थैली आपको दिख रही है इस थैली को बोला गया स्क्रोटम। इसके भीतर एक ओवल शेप का क्या है, टेस्टिस है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का। तो पहली चीज तो हो गई ये। टेस्टिस में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, दूसरी होती है आपके यहाँ पे ये डक्ट्स। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इन सबको हम लोग क्या कह रहे हैं, डक्ट्स कह रहे हैं। और डक्ट्स के अलावा यहाँ पे ग्लैंड्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाली ग्लैंड हो गई, ये ग्लैंड हो गई, ये ग्लैंड हो गई, है ना। ये तीनों की तीनों यहाँ पर क्या है, ग्लैंड है। तो इनको देखते हैं कौन कौन सी डक्ट है, कौन कौन सी ग्लैंड है यहाँ पे। चलो इनको हटाते हैं पहले, तो चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिया है इसको आपको अच्छे से याद करना है, तो मैं आपको अलग अलग करके इन चीज़ों को बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है बच्चों, वो होता है यहाँ पे टेस्टिस। ये क्या हो गया, टेस्टिस, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। बाकी सब जो बच्चे हैं वो किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। और सेकेंडरी के अंदर 3 तरह के ऑर्गन बताए गए हैं। सबसे पहले डक्ट यहाँ पे बताई गई है। तो डक्ट कौन कौन सी है यहाँ पे देखो, टेस्टिस से जो निकल के जाती है वो है वासा डिफरेंशिया हो गया। इसको चलो अलग कलर से कर देता हूँ मैं। डक्ट कौन कौन सी है, वासा डिफरेंशिया है, देखो ये यहाँ से ऊपर जा रही है, ये वाली ये वासा डिफरेंशिया है। आगे देखो ये सेमिनल वेसिकल के साथ आगे मिलकर ये वाली डक्ट बनाती है, इस डक्ट का क्या नाम है, एजाकुलेटरी डक्ट। तो वासा डिफरेंशिया आगे चल के एजाकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है। एजाकुलेटरी डक्ट जो है वो आगे चल के कहाँ पर ओपन होता है, वो यूरेथ्रा के अंदर ओपन होता है। यूरेथ्रा बाहर की तरफ आता है और पेनिस के यहाँ पे टिप पे आके यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो ये सारी की सारी हो गई डक्ट। ग्लैंड्स जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, ग्लैंड कौन कौन सी हैं, तो हम कहेंगे 3 तरह की ग्लैंड है वो मेल के अंदर होती है। इसके लिए सबसे पहली जो ग्लैंड है वो होती है सेमिनल वेसिकल, दूसरी जो ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी जो ग्लैंड है वो होती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो इस तरह से ये तीनों की तीनों ग्लैंड होगी। अब बात आती है एक्सटर्नल जेनेटेलिया में कौन है, तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट है पेनिस, ग्लांस पेनिस, और जो फोरस्किन है ये तो पेनिस का ही पार्ट है। और दूसरा पार्ट कौन है यहाँ पे, स्क्रोटम। इसको चलो अलग कलर से कर देते हैं। ये पेनिस हुआ, ग्लांस पेनिस हो गया, फोरस्किन हो गया, स्क्रोटम। ये किस में आते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर आते हैं, ठीक है, जो कि बाहर से दिखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, आगे इसको थोड़ा और समझते हैं। अब हम देखते हैं आगे एक डायग्राम, और इस डायग्राम में टेस्टिस की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके बारे में कुछ बातें आपको बताई हुई हैं। और वो बातें क्या हैं, देखिए सबसे पहले आप देखना कि ये है टेस्टिस, और टेस्टिस के सबसे बाहर की ओर बच्चों यहाँ पे एक लेयर है, और ये डबल लेयर से बनी हुई मेम्ब्रेन है जिसे कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। और ट्यूनिका वेजाइनलिस के बारे में कहा गया है कि डेंस कवरिंग है वो टेस्टिस के चारों तरफ पाई जाती है। इसके अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है जो मैंने ग्रीन कलर से बना रखी है, और ये जो ग्रीन वाली लेयर है वो क्या करती है, टेस्टिस को छोटे छोटे
कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है, जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जैसे एक ये रहा, एक ये रहा, इस तरह से लगभग 250 कंपार्टमेंट्स है वो यहाँ पर टेस्टिस में आपको बने हुए दिखाई देंगे। ये सारी बातें यहाँ पे लिख रखी है। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। हर एक जो कंपार्टमेंट है टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फिर यहाँ पे कुछ डक्ट निकल रही है जिन्हें ट्यूबुलर रेक्टी कहते हैं, और ये ट्यूबुलर रेक्टी आगे चल के रेटे टेस्टिस में ओपन हो रही है। ये रेटे टेस्टिस है। रेटे टेस्टिस से बाहर की ओर निकलता है वासा इफ्रेंशिया, जो कि 12 से लेकर 20 होती है, और वासा इफ्रेंशिया आगे चल के इस तरह से एपिडिडाइमस में आती है। और ये हो गया एपिडिडाइमस, जिसके 3 पार्ट है। हेड हो गया, ये इसका बॉडी हो गया, ये इसका टेल हो गया, और ये आगे चलता है, खुलता है आगे किस में जाके, वासा डिफरेंशिया में। तो बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे टेस्टिस का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे बताया हुआ है। अब हम टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी का जो अगला जो स्टेप है उसमें क्या यहाँ पर बताया हुआ है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले बताया ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। अब आप यहां पर देखिए, या तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी होगी, एक होगी। आप यहां पर देख रहे हैं ये एक है यहाँ पे, या 2 होगी, या कितनी होगी, 3। एक कंपार्टमेंट में, ये पूरा एक कंपार्टमेंट हो गया, एक कंपार्टमेंट में एक भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और 3 भी हो सकती है। ये 3 यहाँ पे ट्यूब है, यहाँ पे हो सकती है। ये हाईली कोल्ड होती है विद्यार्थी। हाईली कोल्ड का मतलब इस तरह से गुंथी हुई होती है, जैसे ईयरफोन जो उलझते हैं उस तरह से। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है वो बनती है। अगला स्टेप ये क्या कर रहा है उस पर ध्यान देते हैं थोड़ा। अगले स्टेप में यहाँ पर हमें ये कहना चाह रहा है कि ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन ऑन इट इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स। 2 तरह की सेल से लाइन होती है। पहली है मेल जर्म सेल, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया भी बोला गया है, एंड दूसरी क्या होती है, सर्टोली सेल कही गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थी। अब एनसीईआरटी के अंदर जो हमें डायग्राम दिया हुआ है वो दिया गया हुआ है ये, और इस डायग्राम में हमें दिखाया गया है टेस्टिस को काट के, जिसके अंदर हमें कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रही है। इस डायग्राम को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर ये ट्यूब दिख रही है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई, ये दूसरी ट्यूब्यूल हो गई, ये इधर तीसरी हो गई, ये चौथी होगी। इस तरह से कई सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमें यहाँ पर दी गई है। ये कहता है कि यहाँ पे 2 तरह की सेल बेसिकली पाई जाती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग है वो 2 तरह की सेल से बनी हुई होती है। अब वो 2 तरह की सेल कौन सी है, चलो आज हम पहले इन सेल को पहचानते हैं कि कौन कौन सी 2 तरह की सेल यहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों यहाँ पे हम सेल देखते हैं। ये वाली सेल देखो, ये सेल, इन सेल को क्या बोला गया, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया कहा गया है, या फिर मेल जर्म सेल कहा गया है। देखो ये स्पर्मेटोगोनिया है, यह इन्हें मेल जर्म सेल कहा गया है। और कुछ सेल यहाँ पर पाई जाती है जो यहाँ पे सही तरीके से हमें दिख नहीं रही, उन सेल को यहाँ पर बोला गया है सर्टोली सेल। इस तरह से बीच बीच में कुछ सेल होती है, और इन सेल्स को क्या बोला गया यहाँ पे, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल विद्यार्थियों यहाँ पर ऐसी सेल होती है जिसके अंदर स्पर्म क्या करते हैं, वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो सब बातें हम लोग करेंगे। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, क्या बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये आप देख रहे हैं ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग। इस डायग्राम को हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। ये यहाँ पे है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऐसे हो गया, ये ऐसे, ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये जो सेल आपको दिख रही है ना, ये सारी की सारी जो सेल, इन पे लाइनिंग जो आपको दिख रही है, इन सेल को बोला गया है स्पर्मेटोगोनिया, या फिर मेल की जर्म सेल बोला गया है। और ये जो सेल आपको बताई गई है, ये वाली जो बड़ी बड़ी सेल यहाँ पे दिखाई गई है, इन्हें बोला गया है कौन सी सेल, सर्टोली सेल। और आप ना डायग्राम में यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे हो कि सर्टोली सेल के अंदर जो स्पर्म है वो इसके अंदर देखो धसे हुए हैं, है ना। ये स्पर्म है, देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस तरह से ऐसे देखो, ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं। यहाँ पर भी एक सर्टोली सेल है ऐसे। तो ये सारे के सारे जो स्पर्म आप देख रहे हो ना, इसके अंदर देखो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये सारे के सारे स्पर्म है जो यहाँ से क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है, इसके बाहर का जो इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है, इसके बाहर यानी बीच का जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये स्पेस देखो आप पूरा का पूरा, ये जो लाल रंग से आपको जो स्पेस दिख रहा है ना, इस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू। और ये जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है, इसके अंदर आपको सेल्स पाई जाती है, सेल्स दिखाई देती है। इन सेल को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। देखो सेल के कुछ ग्रुप है यहाँ पे बीच में, और सेल के जो ग्रुप होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। और आप इस बात को अच्छे से जान लो कि इंटरस्टिशियल सेल जो होती है ये वाली, यही सेल क्या करती है, मेल के जो हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, है ना,
उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाने वाली सेल यही है। तो ये सेल यहाँ पर बताई गई है इंटरस्टिशियल सेल, एक नाम और है इसका लेडिग सेल। दूसरा यहाँ पर बताया गया स्पर्मेटोगोनिया, जो कि ये हैं सारे के सारे, सही बात है। तीसरा स्पर्मेटोजोआ, जो बने हुए जो स्पर्म होते हैं यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहे हैं इस तरह से, जो इसके अंदर धंसे हुए हैं सारे के सारे, है ना, ये देखो छोटे छोटे स्पर्म इसके अंदर धंसे हुए हैं इनके सेल के अंदर, इन्हें बोला गया है स्पर्मेटोगोनिया। ये सारे स्पर्मेटोजोआ सॉरी, ये है स्पर्मेटोजोआ। और ये जो बड़ी सी सेल जिसके अंदर धंसे हुए हैं, इन सेल को हमें क्या बोला है, सर्टोली सेल बोला गया। यानी सर्टोली सेल से स्पर्म यहाँ पर क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो इस डायग्राम को हमें बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। हर एक चीज को इस तरह से हमें केयरफुली समझना है ताकि कोई भी तरह की गलती ना हो, और एनसीईआरटी के ही डायग्राम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है समझते हैं। आगे हमें बोला गया है कि द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन एंड फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। यानी कि जो मेल की जो जर्म सेल है यहाँ पे जो आपको दिख रही है ना, ये जो हमने सेल बात की थी, ये सारी की सारी सेल है ना, ये मेल की जर्म सेल है ये वाली। इन सेल के बारे में कहा गया कि ये जो सेल है वो लास्ट में जाकर क्या कर रही है, मियोसिस कर रही है, और मियोसिस करके लास्ट में क्या बना देगी, ये स्पर्मेटोजोआ है वो बना देगी। ठीक है, यानी स्पर्म बनाने वाली सेल यही सेल होती है। कैसे बनाती है, ये जो सेल है हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या करती है, बड़ी होती है, बड़ी होकर क्या बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, और ये आगे चल के डिवाइड होती है, क्या बनाती है, ये बनाती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पर क्या हो गया, मियोसिस फर्स्ट हो गया, फिर क्या हो गया, मियोसिस सेकंड हो गया, ये हो गया इस तरह से। तो 4 स्पर्मेटिड यहाँ पे बन गई, और फिर ये जो स्पर्मेटिड है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म में। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, या जिसको क्या बोला गया है, मेल जर्म सेल जिसको बोला गया है एनसीईआरटी में, इस सेल के बारे में एक बात ध्यान रखना कि ये सेल है ना खुद ही डिवाइड हो सकती है। ये एक स्टेम सेल होती है, ध्यान रखना, ये एक स्टेम सेल है, ये डिवाइड होती है और 2 तरह की सेल बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये सेल क्या करती है, डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगी। तो ये क्या करती है, माइटोसिस करती है, माइटोसिस। और माइटोसिस से ये क्या करती है, 2 सेल बनाएगी, एक तो सेल बनाएगी ए और एक बनाएगी सेल बी। बी वाली सेल है वो आगे चल के बड़ी हो जाएगी और बड़ी होके इस वाले स्टेज में चली जाएगी। ए जो सेल बनी है वो वापिस से क्या बन गया, वो वापिस से यहाँ पर बन गया स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो ए वाली सेल है वही वापिस से क्या करेगी, यही स्पर्मेटोगोनिया है, यही वापिस से डिवीजन करेगी और ये सेल बनाएगी इस तरह से। और ये जो सेल बनेगी इसमें 2 तरह की सेल बनेगी, वही ए बनेगी और बी बनेगी। ये जो बी बनी है, ये बी वाली सेल आगे चल के स्पर्म बनाने में काम में लग जाएगी, और ए वाली सेल है वो वापिस से डिवाइड करेगी और वापिस से डिवाइड करके ये मल्टीप्लाई करती है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि आप ये मत बोलना कि जो सर ये मियोसिस कैसे कर सकता है ना, स्पर्मेटोगोनिया है वो सर मियोसिस कैसे करता है, मियोसिस करके स्पर्म कैसे बनाता है। ये माइटोसिस भी करता है और मियोसिस भी करता है। जब ये माइटोसिस करता है तो ये क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है, अपने नंबर इंक्रीज करता है। और जब ये मियोसिस करता है तो क्या करता है, गैमेटोजेनेसिस करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्पर्मेटोगोनिया ये 2 चीजें कर सकता है, पहला माइटोसिस कर सकता है और दूसरा मियोसिस भी कर सकता है। माइटोसिस में क्या होता है कि सेल जो होती है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं मदर सेल में, और डॉटर सेल में भी कितने होते हैं, 46। जबकि मियोसिस में क्या होता है कि जो मदर सेल है और एक डॉटर सेल है, तो मदर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और डॉटर में कितने हो जाते हैं, 23, हाफ हो जाते हैं। तो आप एक बात को ध्यान रखेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोसिस भी करते हैं और मियोसिस भी करते हैं। माइटोसिस से क्या करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन यानी अपनी नंबर को बढ़ाएंगे, और मियोसिस से क्या करेंगे, मियोसिस से क्या करेंगे, स्पर्म को फॉर्म करेंगे। बहुत ही सिंपल सी और सीधी सी बात है। माइटोसिस से ये 2 तरह की सेल बनाती है, एक बनाती है जो स्पर्मेटोगोनिया है वो टाइप ए, और दूसरी बनाएगी टाइप बी। टाइप ए वाला वापिस से डिवाइड करता है, वापिस से किस में चला जाएगा, टाइप ए वाला वापिस से माइटोसिस करेगा, और टाइप बी वाला क्या करेगा, वो मियोसिस करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, आगे यहां पर क्या बोला गया है, आगे यहां पर बोला गया है हमें ये वाली बात। चलिए शुरू करते हैं। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। सर्टोली सेल है वो जर्म सेल को न्यूट्रिशन देती है। द रीजन्स outside the seminiferous tubule called interstitial space
ये जो रेड कलर में आपको बताया हुआ है ये पूरा का पूरा ये वाला ये इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, ये वाला कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स। इसमें आपको छोटे छोटे ब्लड वेसल्स भी मिलेगी जगह जगह पे। यहाँ पे साफ आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आप ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, ब्लड वेसल्स मिलेगी ना, इस तरह से छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं वो बीच बीच में मिलेगी। और ब्लड वेसल्स के अलावा यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, वो भी यहाँ पे एनसीईआरटी में बताया हुआ है। तो क्या बताया हुआ है देखो, इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। एक तो यहाँ पे आपको दिखेगी इंटरस्टिशियल सेल जो हमने बात की, देखो ये इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल यहाँ पे बनाई है। और दूसरी क्या दिखेगी, ब्लड वेसल्स यहाँ पे दिखेगी। लेडिक सेल्स सिंथेसिस एंड सिक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। यानी यहाँ पर ये जो सेल आपको दिख रही है लेडिक सेल, ये वाली सेल, ये क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इस हार्मोन को बनाने का काम करती है। आगे क्या दिया गया है, कुछ और भी सेल यहाँ पर पाई जाती है जिन्हें इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल कहते हैं, ये भी यहाँ पर पाई जाती है। यानी कुल मिला के यदि मैं बात करूं तो एनसीईआरटी कहती है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ जो आपको स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को चलो क्लियर किया जाए थोड़ा ना, ये क्लियर कर लेते हैं और इसके बारे में देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कर रही है कि यहाँ पे जो आपको स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे 3 चीजें मिलती है। और वो 3 चीजें कौन कौन सी हमें यहाँ पे मिलेगी, देखो एक तो यहाँ पे मिलेगी हमें ब्लड वेसल्स, दूसरा हमें मिलेगा यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिग सेल, और तीसरा यहाँ पे मिलेगा कुछ स्पेशल सेल जिन्हें बोला गया है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स मिलती है, जो टेस्टिस को क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का मतलब समझ लो कि टेस्टिस को ये एक तरह से बचा के रखती है, किससे, कीटाणुओं से। चलो अब हम देखते हैं आगे। तो ये हमारा पूरा हुआ पॉइंट, और ये इसका एक बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम यहाँ पर बताया हुआ है। एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसको नहीं करूँगा, आप चाहें तो इस डायग्राम में सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। क्या बताया हुआ यहाँ पे, ये आपको टेस्टिस का टीएस है जिसमें आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई दे रही है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सबसे बाहर की ओर लेयर है ट्यूनिका प्रोप्रिया, अंदर जर्मिनल एपिथेलियम है जहाँ पे 2 तरह की सेल है। एक तो सेल है ये वाली जिन्हें बोला गया स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल, और दूसरी जो सेल है वो हरे वाली है जिन्हें क्या बोला गया है यहाँ पे, सर्टोली सेल बोला गया है। सर्टोली सेल है, उसके कुछ और नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। ये नरिशमेंट करती है स्पर्म का, है ना, स्पर्म जो होते हैं वो इसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं, ये सब बातें। और सर्टोली सेल है वो क्या करती है, कुछ ये चीज़ें हैं जिनका सर्टोली सेल क्या करती है, सिक्रेशन भी करती है। यानी सर्टोली सेल के तो 2 काम हो गए, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन तो दे ही रही है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्या कर रही है, सिक्रेट कर रही है। एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस की बजाय आप यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस कर लेना, है ना, कि सर्टोली सेल कुछ फैक्टर सिक्रेट करती है और वो फैक्टर क्या करवाते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस करवाते हैं, है ना। ये अपडेट कर लेना, बाकी सब ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगले पॉइंट में, चलिए आगे शुरू करते हैं। अब हमारी बस सिर्फ और सिर्फ 2 स्लाइड और रही है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा मेल का पूरा सिस्टम। तो बच्चों अब यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है, आगे हमें यहाँ पर ये बताया हुआ है, हाँ जी शुरू करते हैं। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटेटेस्टिस, वासा इफेरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंस। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि मेल की एसेसरी डक्ट कौन सी है, यानी वो डक्ट जो स्पर्म को आगे से आगे लेके जाती है वो एसेसरी डक्ट होती है। कौन कौन सी डक्ट है, इसमें जो नाम ले रहा है सबसे पहले क्या है, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस कहाँ है, ये आपको जो पूरा दिख रहा है यहाँ पे, इसे बोलते हैं रेटेटेस्टिस, आप देख सकते हैं ये रहा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बताया गया है रेटेटेस्टिस, सही बात है। रेटेटेस्टिस से आगे आप ये जो देख रहे हो इन्हें बोलते हैं वासा इफरेंशिया, तीसरे नंबर पे आता है एपिडिडाइमिस। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एपिडिडाइमिस जो है ना ये वाला, ये आगे चल के एक और डक्ट में ओपन हो रहा है, इसे बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। तो ये यहाँ पर होता है वासा डिफरेंस हो गया। इस तरह से ये सारी की सारी डक्ट यहाँ पर बेसिकली बताई गई है। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे आपको, आगे एनसीईआरटी में कह रहे हैं कि द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा इफरेंशिया। टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो वासा इफरेंशिया में ओपन होती है। अब आप देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है सारी की सारी, हाईली कॉन्वोल्यूटेड है ये सारी की सारी, और ये आगे चल के वासा इफरेंशिया के अंदर, ये देखो ये वासा इफरेंशिया है, इनके अंदर ओपन होती है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे गए हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू वासा इफरेंशिया, है ना।
यहाँ से डायरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछे गए तो क्या ये बात सही है आपको बताना होता है। आगे बोला है थ्रू रेटेटेस्टिस, ये रेटेटेस्टिस के थ्रू जाती है ना। तो बीच में देखो आपको ये दिख रहा है रेटेटेस्टिस, यहाँ पर ये सब क्या है देखो, इसको देखते हैं। तो क्या क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हमें दिख रहा है ये जो यहाँ पर दिख रही है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आगे चल के वो यहाँ पर जो पूरा पूरा बना रही है ये है रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस ओपन हो रही है कहाँ पे, वासा इफरेंशिया में जो 12 से 20 होती है, और वासा इफरेंशिया है वो आगे चल के एपिडिडाइमिस में क्या हो रही है, ओपन हो रही है। पिछले डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। और ये फिर वासा डिफरेंशिया में ओपन होती है इस तरह से, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। तो चलो आगे देखते हैं आगे ये क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझते हैं। आगे ये कह रहा है थ्रू रेटेटेस्टिस ये खुलती है, सही बात है। द वासा इफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। तो वासा इफरेंशिया आप देख रहे हो ये टेस्टिस से निकलती है और एपिडिडाइमिस के अंदर आकर क्या हो रही है, ये ओपन हो रही है। लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ये बात बहुत जोरदार है यहाँ पे कि एपिडिडाइमिस कहाँ पाया जाता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस पाया जाता है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लिया जाए, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, द एपिडिडाइमिस लीड टू वासा डिफरेंस, यानी एपिडिडाइमिस है वो वासा डिफरेंस से क्या करता है, आगे जाके इसमें खुलता है। और वासा डिफरेंस में खुलेगा आगे क्या, दैट एसेंड्स द एब्डोमेन, ये पेट के अंदर जाती है, एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि वासा डिफरेंशिया जो है ना, यहाँ पे ये वासा डिफरेंशिया है, ये ऊपर की ओर जाती है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की साइड में ऐसे लूप बनाती है, ऐसे यूरेथ्रा के साथ, और लूप बना के ये वापस से नीचे की ओर आती है। सही बात है बिल्कुल। आगे क्या कहा गया है हमें, आगे देखिए, इट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज एजाकुलेटरी डक्ट। ये क्या कह रहा है कि ये यहाँ पर आप देख रहे हो ये है सेमिनल वेसिकल ऐसे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ये जो डक्ट आ रही है ये क्या करती है, सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट को रिसीव करती है और ये क्या बना लेती है, यहाँ पे एक डक्ट बनाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एजाकुलेटरी डक्ट, जिसको हमने नाम दिया है। मतलब एक तो इस ग्लैंड का जो डक्ट है वो मिलेगा आके किसके साथ मिलेगा, वासा डिफरेंशिया के साथ मिलेगा। इसको मैं हटाता हूँ, फिर आप देखिए, ये देखो ये आ रहा है यहाँ पर, कौन आ रहा है, ये आ रहा है वासा डिफरेंशिया। ये ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, दोनों आपस में मिली और मिलकर एक कंबाइंड डक्ट बनाएगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नाम बेसिकली नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। आगे कहा गया है, क्या कहा गया है आगे, आगे यहाँ पे हमें कहा गया है दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। अब ये क्या कर रहा है कि टेस्टिस से जो स्पर्म निकलते हैं, है ना, एक बार और इस बात को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो अंडरलाइन कर लेते हैं कि दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म। तो ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्टोर करते हैं, दो बातें हैं। तो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करते हैं, दो लोग कौन हैं, तो एक तो डक्ट करेगी, एक तो करेगा वासा डिफरेंशिया, और वासा डिफरेंशिया का ये वाला पार्ट है वो बेसिकली ज़्यादा करता है, और दूसरा कौन है, एपिडिडाइमिस, ये वाला। तो ये जो दोनों डक्ट हैं, एपिडिडाइमिस को भी डक्ट में ही गिना गया है यहाँ पे। तो एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंशिया दोनों ही क्या करते हैं, स्पर्म को स्टोर करते हैं। तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि कौन स्टोर करता है, तो आप सबसे पहले एपिडिडाइमिस को कहेंगे और फिर आप लोग नाम लेंगे वासा डिफरेंशिया का। और डायरेक्ट ये स्टेटमेंट आ ही गया है तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट पूरा स्टेटमेंट यदि आ गया तो पूरा सही है। अब यहाँ पर क्या करें, ट्रांसपोर्ट करता है ये, तो एक तो स्टोर करता है, दूसरा ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस से लेके आउटसाइड, यानी बॉडी से बाहर इनको निकालेगा यूरेथ्रा के द्वारा। तो टेस्टिस से यहाँ से इन स्पर्म के बाहर निकलने को कौन है जो यहाँ पे इनको लेके जाता है, तो ये सारी की सारी डक्ट है वो लेकर इनको जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये एपिडिडाइमिस है और ये दोनों क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और बाकी आप ध्यान रखना एसेसरी डक्ट जो होती है वो क्या करती है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। ये दोनों बात आपको याद रखनी है। आगे अगली बात देखते हैं, आगे क्या कहा गया है एनसीईआरटी में, द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से ओरिजिन होती है, हमें पता है इस बात का, एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। अब यूरेथ्रल मीटस के बारे में यहाँ पर दे दिया लेकिन डायग्राम में नाम नहीं लिखा हुआ। तो दो नाम हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। पहला
ये वाला जो डक्ट है इसे हम कहेंगे एजाकुलेटरी डक्ट। यदि आपको सेम डायग्राम दे दें तो आप इस जगह पे बताएंगे, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे यूरेथ्रल मीटस, है ना। तो दो नाम ये एनसीईआरटी ने लिखे नहीं है, जबकि थ्योरी में दिए हुए हैं। आगे देखते हैं, आगे हम क्या देखें। आगे हमें ये बताया गया है द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। हमने दो पढ़े थे, एक तो पेनिस और दूसरा स्क्रोटम। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस, फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। यानी पेनिस के क्या काम है, मेल के अंदर पेनिस क्या काम का है। तो सबसे पहली बात है कि जो पेनिस जो होता है ना बच्चों, एक तो हो सकता है कि पेनिस रिलैक्स हो, और दूसरा होता है एक्साइट होता है। तो पेनिस जब एक्साइटमेंट होता है पेनिस में, तो उस टाइम पे पेनिस में क्या होता है, ब्लड बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो है ना पेनिस के अंदर, वो बढ़ जाता है। और पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ जाने के कारण क्या होता है, पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ जाने के कारण जो पेनिस है उसमें इरेक्शन हो जाता है, और पेनिस है वो 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है वो हो जाती है। और इरेक्शन से क्या होता है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन यानी फीमेल के अंदर गैमेट्स को ट्रांसफर करना। तो पेनिस यदि रिलैक्स होता है तो उसका क्या काम रहता है, मिक्चुरेशन। और एक्साइटेड होता है तब क्या काम रहता है, इंसेमिनेशन। कौन सा नर्वस सिस्टम पेनिस को एक्साइटमेंट में लेके आता है, तो वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बात याद रखना। और एजाकुलेशन जो होता है यानी स्पर्म जो बाहर निकलते हैं, जो सीमेन बाहर निकलता है मेल से, एजेक्ट होता है, एजाकुलेट होता है, उसको कौन सा नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है, तो उसको करता है एजाकुलेशन। ये बात याद रखना, पूछी जाती है बात। एजाकुलेशन जो होता है वो कौन करवाएगा, वो करवाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। अगली बात यहाँ पर ये क्या कह रहा है, द इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लांस पेनिस, और ये कवर्ड रहता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसे क्या कहते हैं, फोर स्किन। लूज फोल्ड ऑफ स्किन, ये बात कई बार कॉलम मैच करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें मिल जाती है। एक तरफ आपको क्या लिख के दे दिया, आपको लिख के दे दिया लूज फोल्ड ऑफ स्किन, तो आपको ये मैच करना होता है किसके साथ में, ये मैच करना होता है फोर स्किन। या फिर आप बोल सकते हैं कवर करती है, किसको कवर करती है, ग्लांस पेनिस। या फिर आपसे कॉलम मैच वाले क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ हो सकता है कि इनलार्ज्ड पार्ट है जो पेनिस का, है इनलार्ज्ड एंड जो है ना, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है इनलार्ज्ड एंड, तो आपको उसको मैच करना है किसके साथ में, ग्लांस पेनिस के साथ में, ग्लांस पेनिस के साथ में। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन है वो बन सकते हैं ना, ये दोनों स्टेटमेंट। तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इरेक्शन है वो पैरासिम्पैथेटिक से होता है, तो एजाकुलेशन भी इसी से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एजाकुलेशन सिंपैथेटिक से होता है, ध्यान में रखना ना, ये सिंपैथेटिक से होता है, ये पैरासिम्पैथेटिक से होता है, ये इंसेमिनेशन करवाता है और ये मिक्चुरेशन करवाता है, और ये दोनों बात याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या बताया गया यहाँ पे, द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड। सबसे पहली बात यहाँ पर सेमिनल वेसिकल की बात की गई है। सेमिनल वेसिकल ये पेयर्ड होती है। ए प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिंगल होती है, एंड पेयर्ड क्या होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तीनों की तीनों बात याद रखनी है। एक सेमिनल वेसिकल जो होती है वो होती है कैसी, पेयर में, एक पेयर होता है। जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है, सिंगल होती है। और एक दूसरी पेयर के अंदर कौन सी होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है, ठीक है। ये सेमिनल वेसिकल है यहाँ पे, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये काउपर्स ग्लैंड है। काउपर्स ग्लैंड का ही दूसरा नाम क्या होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है। मैं लिख देता हूँ, इसी को क्या बोलते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इसको कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है। कितनी होती है, ये दो होती है, ये एक होती है, और सेमिनल वेसिकल कितनी होती है, ये भी दो होती है, यानी वन पेयर होती है। तो ये बातें याद रखनी है हमें। आगे देखें, सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स constitute the seminal plasma which is rich in fructose। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सेमिनल प्लाज्मा जो होता है वो किससे रिच रहता है, फ्रक्टोज से रिच रहता है ना। तो ये जो ग्लैंड है, तीनों ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है उनको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, सेमिनल प्लाज्मा फ्लूइड बोलेंगे। इसमें फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम एंड सिट्रेट आयंस होते हैं। इसके अलावा कुछ एंजाइम भी इसमें होते हैं
द सिक्रेशन ऑफ बल्बोरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प कौन करता है यहाँ पे? वो यहाँ पे करता है, कौन सा ग्लैंड है? बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। तो ये रहा बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। तो तीनों के बारे में ये बात आपको याद रखनी है। सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड, अब देखो इनको मैं यहाँ पे आपको अलग से बता देता हूँ। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो बच्चों, एक तो होता है स्पर्म, ठीक है, दूसरा होता है सिक्रेशन ऑफ एसेसरी डक्ट, जो मिलकर 10% पार्ट बनाता है, और इसके अलावा होता है सिक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, जिसमें 3 तरह की ग्लैंड होगी जो सिक्रेशन करेगी। सबसे पहली ग्लैंड कौन सी है? सबसे पहली है सेमिनल वेसिकल, दूसरी है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी है यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन तीनों का सिक्रेशन मिला दें तो इनके तीनों के सिक्रेशन को बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा फ्लूइड। ये पूरा इसका 90% पार्ट होता है, ऐसे याद रखना है आपको ना। तो 10% स्पर्म और जो सिक्रेशन है वो होगा। सिक्रेशन किसका, कौन कौन सी ग्लैंड का होगा? जैसे एपिडिडाइमिस का हो गया, या वासा डिफरेंशिया कुछ सिक्रेट कर दे तो उसका सिक्रेशन हो गया, है ना, ये सब होगा। और फ्लूइड कौन सा होगा? ये सब होगा ना। तो एक बार इस बात को दोबारा देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड ये क्या करती है? सेमिनल प्लाज्मा फ्लूइड होता है ये, विच रिच इन फ्रक्टोज, इसमें फ्रक्टोज है, कैल्शियम होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, और यहाँ पर ये कहा गया है कि द सिक्रेशन ऑफ बल्बोरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन। बस इतनी सी बात बताइए। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड क्या करती है? लुब्रिकेंट निकालती है, जो फ्रिक्शन को कम करता है। फ्रिक्शन को ये क्या करता है? घटाता है। इस ग्लैंड के सिक्रेशन में होता है फ्रक्टोज, इसके सिक्रेशन में होता है कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन के अलावा देखें तो कुछ एंजाइम्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर सम एंजाइम्स इसके सिक्रेशन में बेसिकली पाए जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पूछे तो आप याद रख लेना, इसमें फ्रक्टोज के अलावा क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं, है ना, जिनको PGS भी बोलते हैं, और इसके अलावा कुछ प्रोटीन भी होते हैं, है ना, फाइब्रिनोजन वगैरह यहाँ पर पाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे है फाइब्रिनोजन। अच्छा, इसके सिक्रेशन में एक्स्ट्रा और क्या याद रखना है? कैल्शियम आयन हो गया, इसके अलावा सिट्रेट आयन्स हो गए। कैल्शियम आयन की बजाय ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना विद्यार्थियों, आपसे ये कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों हो सकते हैं ना, यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट, है ना। तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में कैल्शियम आयन बेसिकली यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिट्रेट आयन्स भी होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? ये एंजाइम्स होते हैं, वो फाइब्रिनोजन है, इसके इफेक्ट को ये हटाते हैं। फाइब्रिनोजन क्या करता है? स्पर्म को जमा देता है, यानी इस ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो स्पर्म को जमा देता है, और इसका जो सिक्रेशन होता है वो स्पर्म के जमने को क्या करता है? वापस से हटा देता है। ये एनर्जी बचाने के लिए करते हैं। स्पर्म जब जमे रहेंगे तो वो क्या करेंगे? उनके जो पूंछ जो है ना, जिसको हम लोग टेल बोलते हैं, वो ज्यादा नहीं हिलेगी। तो इस ग्लैंड का सिक्रेशन क्या कर रहा है? फाइब्रिनोजन निकालता है, और फाइब्रिनोजन क्या करता है कि स्पर्म की जो टेल है उसकी मूवमेंट को कम करवाता है, जिससे वो एनर्जी बचा लेता है ताकि वो आगे तक जा पाए, है ना। और इसकी पूंछ को जो खोलने का काम करेगा वापिस से, मतलब कि जो कोगुलेशन है उसको हटाने का काम करेगा, वो एंजाइम करेंगे। एंजाइम को बोलते हैं प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। ये कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, फिर वो फाइब्रिनोलाइसिन में कन्वर्ट होके इसको क्या कर देता है? इसके इफेक्ट को हटा देता है, ठीक है। ये अपने को याद रखना है थोड़ा सा, ये लुब्रिकेंट निकालता है। अब आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। कुछ होमोलोगस ऑर्गन है जो आप लोगों को याद कर लेने चाहिए। जैसे बच्चों, मेल के अंदर क्या होता है? मेल में होता है स्क्रोटम, ठीक है। मेल में होता है पेनिस, मेल में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के अलावा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, और है ना, ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे मेल के अंदर हो गई, ठीक है। अब कुछ फीमेल में भी है। फीमेल में होता है लेबिया मेजोरा,
फीमेल में होता है क्लाइटोरिस, फीमेल में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के जो होमोलोगस होता है, कौन सा ग्लैंड होता है? तो फीमेल में कौन सी होती है? बार्थोलिन ग्लैंड्स, और बल्बोरेटल की होती है स्केन्स ग्लैंड भी फीमेल में पाई जाती है। ये ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है और ये लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आपको ये जो कॉलम है वो मैच करने वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि मेल का और फीमेल का कौन होमोलोगस है, होमोलोगस। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो इस तरह से विद्यार्थियों, आज का जो हमारा पूरा का पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको एक बार एनसीईआरटी से वापस से पढ़ लीजिए। कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए और अच्छे से मस्त रहिए, बढ़िया पढ़ते रहिए। थैंक यू।